हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन। तो देखो, बेसिस की डेफिनेशन बताती हूँ। बेसिस क्या होते हैं हमारे पास? बेसिस ऑफ वेक्टर, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। मीन्स वी एफ दे दिया हमें, बी ए सेट ऑफ वेक्टर सच डेट, सेट ऑफ वेक्टर है एस, v1 v2 vn इसमें वेक्टर है, वे वेक्टर स्पेस के क्या है? मेरे सबसेट है। तो एस को बेसिस बोलेंगे हम इफ एस एल आई हो, एस स्पैम वी। तो देखो, एल आई एल डी वेक्टर क्या होते हैं? ये वेक्टर्स ही तो है ना, v1 v2 vn वेक्टर्स। तो v1 v2 vn को एल आई कब बोलते हैं, एल डी कब बोलते हैं? तो मैंने स्पेशल लेक्चर बना रखा है आप लोगों के लिए, है ना। एल आई वेक्टर्स, एल डी वेक्टर वेक्टर जो है ना, क्लास नंबर 6 या 7th क्लास है एल आई एल डी की। तो आपने वो नहीं देखी है तो पहले आपको वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से हमारा बेसिस आएगा। अगर आपको यही नहीं पता कौन सा वेक्टर एल आई है, कौन सा वेक्टर एल डी है, तो फिर हमें बेसिस समझ ही नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये लेक्चर को बाद में देखना, पहले एल आई एल डी को जाके देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहां पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। अभी देखो, एल आई एल डी हमें फर्स्ट बेसिस के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट, वो एल आई होना चाहिए। सेकंड, एस स्पैम वी। तो अब या इसको ऐसे भी बोल देते हैं, एस जनरेट्स वी। तो जनरेट्स क्या होता है या फिर स्पैम क्या होता है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। एस स्पैम वी का मतलब क्या? तो देखो, पहले हम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट सीखने के बाद हम बेसिस पे आएंगे। तो ये क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। तो चलो स्पैन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लीनियर स्पैन ये क्या होता है? एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वीएफ का। इसको डिनोट ऐसे भी कर देते हैं एल एस से। जनरेट, ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला सिंबल, जो ये सिंबल है, ये जनरेट्स का होता है, एस जनरेट्स या फिर स्पैन एस, इसको ऐसे भी बोलते हैं। स्पैन स्पैम एक बात है, कोई डिफरेंट नहीं है। लीनियर स्पैन क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं एल एस से। ठीक है, हम जनरली एल एस से डिनोट करते हैं। वो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी, मतलब सबका सेम है। ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। जो हमारे वेक्टर्स है ना, उन सभी के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, उन सब का जो सेट होता है उसको बोलते हैं लीनियर स्पैन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा एक सेट था, वेक्टर्स थे 1 1 1। ये एक वेक्टर है v1, एक अदर वेक्टर है v2 2 3 4। ठीक है, इनका एलएस निकालना है मुझे। तो एलएस कैसे निकालूंगी? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v। ऑल लीनियर, तो इस सेट में जीरो वेक्टर हमेशा जाता है। जीरो क्यों जाएगा? इसकी जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जीरो से। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने ना हमें, तो कॉम्बिनेशन मतलब अब हम रेड कलर को ऑरेंज कलर के साथ मिक्सअप करके तभी तो हम एक अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ आया आपको? कुछ ऐड करने लग रहे हैं हम। तो देखो, इसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर दी, जीरो वेक्टर हमेशा जाता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद v1 लीनियर स्पैन में ये भी चला जाएगा, यस। v2 यस, अल्फा v1 यस। अल्फा के जितने भी मल्टीपल्स है, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, वे सब चले जाएंगे। बीटा v2 यस, बीटा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसकी मल्टीप्लाई करते रहो सेट से। अल्फा v1 प्लस बीटा v2 यस। तो ये जो सेट आया ना, ये सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया v1 और v2 का। कैसे? इसको जनरल वे में लिखें, 0 v1 1 1 1। एलएस में ये वेक्टर जा सकते हैं मेरे 2 3 4 यस। अल्फा 1 1 1 है ना। तो देखो, अल्फा जो था मेरा 1 1 1 था, तो अल्फा 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 टाइप का एलिमेंट जाएगा ना। अल्फा को 0 पुट किया तो 0 0 0, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्फा को 1 पुट किया 1 1 1, ये लिखा हुआ है। अल्फा को 2 पुट किया तो इसमें चला जाएगा 2 2 2 टाइप का एलिमेंट। अल्फा को 3 पुट किया तो इसमें चला जाएगा 3 3 3 टाइप का एलिमेंट। तो मतलब अल्फा कुछ भी हो, उतने वेक्टर सेट में जाते रहेंगे। सेम बीटा v2 3, बीटा अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो 0 ऑलरेडी, बीटा 1 पुट कर दिया तो यही आ जाएगा। बीटा 2 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया तो 4 6 8 आ जाएगा। 3 पुट किया तो 12 9 12 आ जाएगा। 3 2 6 6 9 12 आ जाएगा। बीटा 4 पुट किया तो 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। तो ये सब लीनियर कॉम्बिनेशन इस सेट में जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही लिखा है, v1 v2 अल्फा v1, अल्फा के जितने भी स्केलर मल्टीपल है, बीटा के जितने भी स्केलर मल्टीपल है, या इन स्केलर मल्टीपल्स का सम, जैसे 1 1 1 2 3 5, तो ऐड कर देंगे 3 4
और 5 इस टाइप का एलिमेंट भी इसमें होगा। समझ आया अब आपको? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा v1 v2 इन सब का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना उसको बोलते हैं लीनियर स्पैन। और ये जो होता है ना लीनियर स्पैन, ये सबसे छोटा सेट होता है जो v1 v2 को कंटेन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लीनियर स्पैन हम किसको बोलते हैं? जो भी वेक्टर्स दिए हुए ना उन सब का पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार ये देख लेना इसका प्रूफ कैसे देख रखा है। लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा i vy i गोज फ्रॉम 1 to n। अगर i को 1 पुट किया तो अल्फा 1 v1। अब अल्फा तो स्केलर है ना, तो अल्फा 1 लिखो या अल्फा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2, अगर vn वेक्टर है तो अल्फा n vn है ना, तो ये ऐसे लिखा जाएगा ना, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस प्लस अल्फा n vn। लीनियर स्पैन हमेशा फाइनाइट वेक्टर्स का होता है, ये याद रखना, फाइनाइट का होता है, इनफाइनाइट का नहीं होता। ये यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, LC हमेशा फाइनाइट एलिमेंट का किया जाता है, एस में एलिमेंट कितने भी हो। जैसे एस वेक्टर था v1 v2 v3 v4 थे, तो एस में कैसे चले जाएंगे? अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा 1 v3 बीटा 1 v3 v3 के कितने भी स्केलर मल्टीपल, v2 के कितने भी स्केलर मल्टीपल, v4 के कितने भी स्केलर मल्टीपल, फिर इन दोनों का सम कर दिया तो अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2, फिर इन दोनों का सम कर दिया अल्फा 1 बीटा 1 v3। तो मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, इन दोनों को ऐड कर दिया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन तीनों को, इन तीनों को, इन चारों को, तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे ना वो सभी जाएंगे लीनियर स्पैन में या फिर स्पैन एस में। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये डायरेक्ट रिजल्ट ही आ सकता है, इसका प्रूफ करने की कोई नीड नहीं है, प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ VF कंटेनिंग S। ठीक है, एस को कंटेन करने वाला जो लीनियर स्पैन होता है वो सबसे क्या होता है? स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है। सबस्पेस क्या होता है अब वो हमने लेक्चर कर रखा है, वेक्टर स्पेस सबस्पेस बहुत अच्छे से दोनों लेक्चर है हमारे, उनको आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब इनके क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। देखो स्पैनिंग सेट, जनरेटिंग सेट, ये क्या होते हैं हमारे, इनको लिखने के वे है, पहले वे देख लो। उसको वो LS डिनोट कर दे, S डिनोट कर दे, स्पैन S डिनोट कर दे, या फिर ये टर्म लिख दे V जनरेटेड बाय S, S इज ए जनरेटिंग सेट ऑफ V, S इज ए स्पैनिंग सेट ऑफ V, V इज स्पैन्ड बाय S, S जनरेट्स V, S स्पैम V, ऑल आर सेम। 6 जो वर्ड लिखे हुए ना इन सभी का मीनिंग सेम है। स्पैनिंग सेट, लीनियर स्पैन, जनरेटिंग सेट, कुछ भी लिख दे मतलब सेम है, जो भी वेक्टर्स है उन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, एक टर्म बताती हूँ मैं आपको, PMT, P से पोलिनोमियल, M से मैट्रिक्स, T से टप्पल। PMT जहां पे भी होगा ना उनको हम टप्पल की तरह ट्रीट करेंगे। मीन्स कहीं पे अगर पोलिनोमियल दे दी ना, जैसे 1 + 2x + 3x स्क्वायर दे दिया, 2 + 3x + 5x स्क्वायर दे दिया, 1 + 9x + x स्क्वायर दे दिया, और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन पूछने लग रहा है वो हमसे। ठीक है, वो बोलने लग रहा है a + bx + cx स्क्वायर, ये वेक्टर v1 दे दिया, ये वेक्टर v2 दे दिया, ये वेक्टर v3 दे दिया और ये v दे दिया, तो बोलने लग रहा है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल लो। ठीक है, ये वेक्टर ऐसे दे दिए पोलिनोमियल की फॉर्म में, या फिर वो ऐसे दे दे 1 0 0 1 2 3 4 5 एंड 1 9 6 7, ये v1 v2 v3 दे दिए और वो v वेक्टर दे दे a b c d, और वो पूछने लग जाए इनका लीनियर स्पैन निकालो या लीनियर कॉम्बिनेशन निकालो, या ये ए बी सी डी के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर वो टप्पली दे दे v1 = 1 0 0 1 2 3 1 4 5 और वो v दे दे a b c, और वो तब पूछने लग जाए वैल्यू। पोलिनोमियल, टप्पल, मैट्रिक्स कुछ भी दे दे वो हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम करेंगे उसको एज ए टप्पल ट्रीट करके। मीन्स 1 0 0 जो टप्पल है ना v1 v2 v3, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन R3 से बिलोंग करा देते हैं कि 3 टप्पल है। तो इनको पता है कैसे लिखेंगे हम, इनको लिखने से पहले
एक सेकंड के लिए, आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया है, हम पहले वो देखते हैं जो आर होता है ना, आर वेक्टर होता है, इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं ना, अभी बेसिस पे हम आए नहीं है लेकिन मैं आपको एक बताने लग रही हूँ, बस याद कर लेना। इसके स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर R3 से है तो, अगर ये R3 से है तो। R4 से होता तो 4 टप्पल आ जाते, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये होते हैं। अगर R5 होता तो 5 टप्पल आ जाते, 1 0 0 0 1 0 0 0। R स्क्वायर था तो हो जाते 1 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, R स्क्वायर, R क्यूब, R4, R5 टप्पल ये पता चल गए, स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं ये। ठीक है, पोलिनोमियल जो होती है ना हमारी, पोलिनोमियल के होते हैं 1x, x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 5 अप टू, ऐसे हम ट्रीट करते हैं पोलिनोमियल के टप्पल को। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे था हमारा 1 2x 3x स्क्वायर, तो हमें इनको टप्पल ट्रीट करना है ना, तो टप्पल पता कैसे करेंगे, 1 2 3 2 3 5 1 9 1, पोलिनोमियल से टप्पल बना दिया, पोलिनोमियल से टप्पल बना दिया, यहाँ पे भी पोलिनोमियल से टप्पल बना दिया। और अब टप्पल को तो हम LILD चेक कर सकते हैं ना, लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो भी देखेंगे अभी हम। मैट्रिक्स थी ना यहाँ पे, मैट्रिक्स को कैसे लिख देंगे, मैट्रिक्स जो होती है ना, मैट्रिक्स के जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो होते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स के स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। और इनको हम लिखते कैसे है, फिर जब टप्पल फॉर्म में लिखेंगे ना तो इसको ऐसे लिख दो, 1 फिर 0 फिर ये 0 फिर ये 0, इसको लिखेंगे तो 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0, इसको लिखेंगे तो 0 0 फिर 1 फिर 0, मतलब इनको कॉलम वाइज लिख देते हैं, समझे। सेकंड था तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये मैट्रिक्स के टप्पल हो जाते हैं फिर हमारे। आई होप मैं जब पोलिनोमियल के टप्पल लिखते हैं तो उनको ऐसे लिख देते हैं, जैसे अगर 2 डिग्री की पोलिनोमियल थी ना तो उनको ऐसे लिखते हैं 1x x स्क्वायर का टप्पल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैट्रिक्स थी ना 1 0 0 0 1, तो इसको कैसे लिख देंगे, 1 फिर 0 फिर 0 और फिर 1 टप्पल में, फिर सेकंड को 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 1 9 6 और 7, और फिर ABCD में पूछ रखा था ना। देखो अब ये समझना, ABCD में इसने बोल रखा था कि ABCD V को लिख के दिखाओ ABCD के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो ABCD की तो वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो, अब आपको कुछ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसा समझ में आने लग रहा है ना, कि AX = B होता था, वहां पे हम निकालते थे, हम वहां पे x जो वेरिएबल होते थे उनकी वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे इसको रो रिड्यूस कर देंगे, फिर वैल्यू ABCD की निकाल देंगे। सेम काम यही करना है हमें। अगर वो ABCD की वैल्यू दे देता है, वो XYZ की पूछेगा, ABCD की नहीं दी तो हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर ये समझ आ जाएगा ना तो हमारे लिए फिर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में। देखो जैसे ये तो समझ आ गया ना आपको, पोलिनोमियल को कैसे लिखेंगे, टप्पल में, मैट्रिक्स को भी टप्पल में, टप्पल को तो टप्पल में लिखेंगे ही, PMT को T की तरह ट्रीट करते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो जैसे ये उसने वेक्टर दे दिया, V1 V2 V3 दे दिया और बोला V को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाओ। तो मैंने बताया आपको मैट्रिक्स को टप्पल में ट्रीट करेंगे, तो इनकी मैट्रिक्स बना दी 1 1 0 -1 1 1 0 -1, कॉलम वाइज पुट करने होते हैं ये, 1 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0 0 1 -1 0 0। V के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था 3 -1 1 -2, रो रिड्यूस कर दी यहाँ से। तो देखो अब इसको यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, ए बी मतलब ये क्या थे मेरे x y z t थे ना, तो इनको चलो निकाल देते हैं हम, x + y + z। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1 माइनस y की वैल्यू -1 आ गई, z यहाँ से भी 2 आने लग रहा है ना। x + y + z = 3 थी, y और z की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, x y z तीनों की वैल्यू निकाल दी। इसने क्या बोला था, लीनियर कॉम्बिनेशन किस में निकालो, इसमें निकालो, तो यही हो जाएगा x v1 + y v2 + z v3, है ना। v को ऐसे लिखेंगे ना, x v1 + y v2 + z
V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में V को लिखना था, जो वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुट कर दी, बस ये आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो इसमें कुछ था, जब हम वो निकालते थे वहां से, हम जब Ax इक्वल टू बी करते थे, Ax इक्वल टू बी, वहां से रो रिड्यूस करके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन निकालते थे, तो वहां से हम जो सॉल्यूशन होते थे कि यूनिक करेगा तो कौन सा करेगा, सेम कंसेप्ट यूज होने लग रहा है। बस उसके बाद इसमें क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के इसके मल्टीप्लाई में ये इनके कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन में पुट करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे उसने ये दे दिया, पोलिनोमियल दे दी ए टी स्केयर बी टी प्लस सी, P1 P2 P3 को FT के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो P1 मैंने बताया P1 T-1 का स्केयर है, तो ये तो कोई पोलिनोमियल अब कैसे बनेगी, इसको हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, माइनस था तो माइनस 2ab हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। अब मुझे स्टैंडर्ड पोलिनोमियल के पता ही होता है, बेसिस क्या होते हैं 1x एक्स स्क्वायर, यहाँ पे t चलने लग रहा था तो 1t टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो 1 ही हो जाएगा। t का कोफिशिएंट कितना, -2, तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। p2 क्या था t-1, तो अब p2 क्या था t-1, है ना। तो इसने क्या लिख रखा है, इसने हमें अब पता है मैंने क्या किया आपको, मैंने 1t टी स्क्वायर से बोलने लग रही हूँ, इसने इसमें क्या किया है, ये टी स्क्वायर से लेके चल पड़ा। वो भी कोई बात नहीं है, इसको 1x एक्स स्क्वायर लिख दो या फिर एक्स स्क्वायर x और 1 लिख दो, बात सेम होती है, कोई वो नहीं है, क्योंकि ये 8 इसने पोलिनोमियल स्टार्ट a टी स्क्वायर से किया है। हम जनरल पोलिनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना, इसने क्या किया, इसने उल्टा कर दिया। इसने पहले क्या कर दिया, a2x स्क्वायर a1x प्लस a0 कर दिया, तो कोई नहीं, इसने ऐसे दिया तो हम भी ऐसे लिख देंगे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो ये हम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। उसने क्वेश्चन टी स्क्वायर से किया था तो हमने भी ट्रिपल टी स्क्वायर से स्टार्ट कर दिया। अगर वो यहाँ पे कांस्टेंट से करता तो हम भी कांस्टेंट से कर देते। तो ठीक है फ्रेंड्स, 1 का टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, तो 0 कर दिया। टी का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 कर दिया। कांस्टेंट कितनी टर्म है -1, तो -1 कर दिया। P3 में क्या है, टी और टी स्क्वायर 0 है तो 0 0, कांस्टेंट 1 था। अब ए टी स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में लिखना था तो ए बी सी लिख दिए। अब इसको रो रिड्यूस कर लो और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। अब देखो z की कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई, y की ये आ गई, x की ये आ गई। अब पोलिनोमियल को किसके कॉम्बिनेशन में लिखना था, ए बी सी के कॉम्बिनेशन में लिखना था। तो यस ए P1 a, क्योंकि जो टी स्क्वायर के आगे a है इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरी, कोफिशिएंट z ही आएगा ना, c प्लस बी प्लस a, तो ये हम ऐसे लिख देंगे a P1 प्लस 2a प्लस b, y की वैल्यू प्लस c प्लस a, ये P3 के साथ लिखना था, है ना। कांस्टेंट क्या आया है मेरा P3 कांस्टेंट था ना। लीनियर कॉम्बिनेशन किसके लिखना है, अल्फा P1 प्लस बीटा V2, सॉरी P2 प्लस गामा P3। अल्फा बीटा गामा को एज ए एक्स वाई जेड ट्रीट करने लग रही है और ये यहाँ पे पुट कर दिया। कुछ था नहीं इसमें ऐसा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम हमारे बेसिस पे आएंगे। बेसिस क्या होता है, देखो जैसे V वेक्टर दे दिया R3 के, ये V1 V2 V3 दे दिया, 1 1 1 0 0 -1 1 1 0 1, और इसने बोल रखा प्रूव दैट ए बी सी बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b प्लस c। तो देखो 1 0 1 1 0, तो 1 1 0 कॉलम वाइज पुट करते हैं, 0 -1 1 0 -1 1 1 0 1 1 0 1, ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में। यस ए बी सी दिखा दिया। इसको क्या कर देंगे, अब हम रो रिड्यूस कर देंगे, लास्ट में वैल्यू कितनी आ गई 0 0 0 c प्लस b माइनस a। तो देखो अब सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज हुआ है। अब इसके लिए आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बोलता है, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, है ना, तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो रैंक ऑफ a तो कितनी आने लग रही है यहाँ से 2, ए बी कितनी है 3, तो 2 को 3 के इक्वल कब बनाएंगे, जब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो सी बी माइनस ए प्लस सी 0 से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई b प्लस सी आ गई। अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी टाइप का है तो ये कितना हो जाएगा 0, तब a रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ a भी आ जाएगा 2 2, है ना। रैंक 2 2 आ गई तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा और ये किस में चला जाएगा, इसके लीनियर स्पैन में चला जाएगा। यही हमारा कंसेप्ट था।
उसके बाद देखो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास दो टर्म आते हैं, एक तो होता है एलसीसी और एक होता है एलआई या एलडी चेक करना। देखो मैंने एलसीसी भी बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं, एलसीसी शॉर्ट फॉर्म होते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की, है ना। एलसीसी का पूरा मतलब देखो, एलसी मतलब मैंने बहुत जगह टर्म यूज की है, एलसी मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। जब हमने एल आई एल डी चेक किया था, एल आई एल डी, तो मैं बोलती थी कि इन वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो और फिर चेक कर लेंगे कि वो एल आई है या एल डी है। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी या 2-3 एग्जांपल लिए थे तब तो, जैसे एक वेक्टर था 2 और 4 है, ए वेक्टर था ये, और बी वेक्टर एक अदर था 4 और 8, तो हम क्या बोलते थे, अल्फा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल टू 0, है ना। अगर ये 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। मैंने यही बोला था ना, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाता है तो ये हो जाएंगे एलडी, और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं आता है तो ये हो जाएंगे एल आई सॉरी, है ना। तो याद आया आपको कुछ। सेम यहाँ पे जो एलसीसी है ना, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन कॉलम। मीन्स जब हमें किसी चीज का लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना होता है ना, तो वेक्टर्स कैसे भी होते हैं। जैसे अगर ये ऐसे दे दिए ना हमें 1 2 3 4 2 4 6 8 9 10 11 12, और वो पूछने लग जाए इनको बताओ एल आई है या एल डी है, या ए बी, एक जनरल वेक्टर दे दे ए बी सी डी, और वो पूछने लग जाए फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाओ, तो तब तो करते हैं ऐसे 2 4 6 8 9 10 11 12 और फिर ए बी सी डी, है ना। और तब इनकी रो रिड्यूस करके इनको निकाल देंगे और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ए बी सी डी की वैल्यू बता देंगे क्या आएगी। ये तो था हमारा एलसीसी। और डायरेक्ट एल आई एल डी कैसे होते हैं कि उनको रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज लिखो। अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर के इक्वल आ जाती है तो हमारे क्या हो जाते हैं एल आई, और अगर रैंक कम आ जाती है तो हो जाते हैं एल डी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो क्या लिखी हुई है, एलसीसी कॉलम पुट अप्लाई ओनली रो ऑपरेशन फिक्स, मतलब हम जो भी वेक्टर गिवन है ना उनको कॉलम वाइज पुट करेंगे और फिर रो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, रो रिड्यूस वाले ऑपरेशन, मतलब रैंक निकाल लेंगे, ये फिक्स है। लेकिन जब एलडी और एलआई चेक करने होते हैं ना, तो मैट्रिक्स पीएमटी मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको, पी से पोलिनोमियल, एम से मैट्रिक्स, टी से टपल। पीएमटी कुछ भी हो, गिवन रो कॉलम वाइज कैसे भी पुट कर दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस रैंक नंबर ऑफ वेक्टर के इक्वल आनी चाहिए तो एल आई, और रैंक कम आ जाती है तो हो जाते हैं एल डी। बस इस बात को आपको याद रखना। जब डायरेक्ट एल आई एल डी चेक करने हैं हमें तो कैसे भी लिख दो, डजेंट मैटर। जब एलसीसी चेक करना है तो कॉलम वाइज, लीनियर कॉम्बिनेशन कॉलम, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये वेक्टर, इसको देखो, अब ये थे 1 1 1 1 1 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 1 2 3 0 1 2, ये इसकी एक फॉर्म है। और इनको मैंने मैट्रिक्स वाइज पुट कर दिया। ये अगर ये वेक्टर थे, इनको एल आई एल डी बताना था तो कैसे बताऊंगी, इनकी रैंक निकाल लूंगी, रैंक 3 आ गई तो हो जाएंगे एल आई, रैंक 3 से कम आई तो हो जाएंगे एल डी, क्योंकि वेक्टर 3 थे ना। अगर इनको ऐसे लिख देती मैं 1 1 0 कॉलम वाइज 1 2 1 1 3 2, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हम कैसे भी लिखे, बस 3 वेक्टर थे ना, तो रैंक इसकी कैसे भी निकालते, 3 आती तो बोल देते एल आई, और रैंक 3 से कम आए तो हम बोलेंगे एल डी, ठीक है फ्रेंड्स। सेम कुछ भी हो, पोलिनोमियल हो, पोलिनोमियल को ऐसे पुट करो या पोलिनोमियल को रो वाइज पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब हमें एल आई और एल डी की बात करनी है, ठीक है। इसमें कैसे लिखा हुआ है, 1 का कोफिशिएंट, फिर x का, फिर x स्क्वायर का, फिर x क्यूब का, ये फॉर्म लिखी हुई है। इस फॉर्म को हम ऐसे लिख देते, या फिर देखो हमने अभी लास्ट में एक क्वेश्चन किया था उसमें टप्पल ऐसे दिए हुए थे x स्क्वायर x, है ना, तो ऐसे लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेथड होता है लिखने का, हाईएस्ट से लोवेस्ट पे जाओ या लोवेस्ट से हाईएस्ट पे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप अपर से डाउन जाओ या फिर लेफ्ट से राइट जाओ, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चारों वे होते हैं किसी भी चीज को लिखने के, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, वो कैसे भी लिख सकते हैं, बस हमें रैंक निकालनी होती है। यहाँ पे रैंक देखो, ये थी रैंक, इसकी कितनी आई है, 3 आई। वेक्टर कितने थे, 1 2 3, 3 ही पोलिनोमियल थी ना, रैंक 3 आ गई तो क्या हो जाएंगे एल डी, सॉरी एल आई हो जाएंगे। अगर रैंक 3 से कम आ जाती तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे एल डी हो जाते। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखो जैसे मैं आपको एक चीज देने लग रही हूं, इसमें क्या दिया मैंने आपको, मैंने एक सेट दे दिया 1 और √2, ठीक है, ये वेक्टर है v, और जो फील्ड है ना मेरी,
फील्ड जो जिसमें हम चेक करते हैं वो है मेरी ओवर क्यू। तो V को ओवर क्यू चेक करना है, मैं पूछने लग जाऊं ये सेट LI है या LD है, तो आप इसको क्या बताओगे? देखो अब क्यू में तो 1 2 3 1/2 1/3 प्लस माइनस इस टाइप के एलिमेंट्स जाएंगे, √2 टाइप का एलिमेंट तो नहीं जाता ना। अब मैंने पूछा आपसे 1 और √2 कैसे है, तो 1 और √2 अल्फा प्लस बीटा √2 करके 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि ये √2 कब 0 आएगा? जब हम इसको माइनस √2 लेंगे, है ना, अरे इसको 1 लेंगे तभी तो इनका कॉम्बिनेशन 0 आएगा ना। लेकिन हमारे पास तो ये कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि क्यू में तो रूट वाले एलिमेंट्स होते ही नहीं है, तो ये ओवर क्यू क्या हो जाएगा? हमारा ओवर क्यू तो हो जाएगा ये LI। लेकिन बात यहीं पे वो ओवर R पूछने लग जाए ना, तो R में तो रूट होता है, तो R से तभी हम स्केलर रूट ले आएंगे, है ना, √2 लेके आके इनका कॉम्बिनेशन 0 बना देंगे। तो ओवर R पूछे तो हो जाएंगे LD, ओवर क्यू पूछे तो हो जाएंगे LI। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट आपको? देखो अब आप बोलोगे इनको क्यों चेक करने लग रहे हो, अब तक तो हम ऐसे चेक करते थे, V में इस टाइप के एलिमेंट्स थे, तो फर्क नहीं पड़ता ना फ्रेंड्स, उसने हमें ओनली V की पूछी है। अब मैं एक वेक्टर V में दे दिए 1 2 3 और वो इनको पूछने लग जाए कि ये LI है या LD है, तो कैसे चेक करोगे? फील्ड दे रखी होगी, तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। और अगर ऐसे फील्ड पे डिपेंड करेगा, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाता है तो हो जाएंगे ये हमारे LD, और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं आया तो हो जाएंगे LI। तो वो तो फील्ड पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी देखो 1 और आयोटा दिया हुआ है हमें, सेट है 1 और आयोटा, V वेक्टर स्पेस है, R फील्ड है, तो R में तो आयोटा होता ही नहीं है, तो इनका कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि अल्फा प्लस आयोटा बीटा करके 0 आना चाहिए। अब अल्फा बीटा स्केलर R से लेने हैं, तो R से इसको 0 कब ले सकते? जब अल्फा आयोटा लेंगे और इसको -1 लेंगे तभी तो, या फिर ये माइनस आयोटा लेके ये 1 लेके तभी तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आएगा ना। क्योंकि यहाँ से जो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, यहाँ से हमारी क्या फॉर्म बनने लग रही है, अल्फा इक्वल टू माइनस आयोटा बीटा, है ना, तो ये फॉर्म बनने लग रही है। अल्फा को माइनस आयोटा लेंगे, बीटा को 1 लेंगे तभी तो इक्वल आएंगे ना ये, या फिर अल्फा को आयोटा लिया, बीटा को -1 लिया तब इक्वल आए हैं। लेकिन R में तो आयोटा टाइप की टर्म होती ही नहीं है, तो ओवर R ये क्या हो जाएंगे हमारे? ओवर R हो जाएंगे LI। लेकिन अगर फील्ड C होती तो फील्ड C पे ये क्या हो जाते? LD हो जाते, क्योंकि C में तो आयोटा होता है स्केलर, तभी हम आयोटा ले आते। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। उसके बाद अब देखो, अब हमारा जो टॉपिक है ना बेसिस, वो आ गया, तो अब बेसिस को देखते हैं, बेसिस होता क्या है। तो अब देखो बेसिस के लिए दो कंडीशन है, LI होना चाहिए और स्पैन करना चाहिए। स्पैन बोल दे, जनरेट्स बोल दे, स्पैन बोल दे, बात सबका सेम है। जो 8-9 मीनिंग मैंने बताए थे आपको, उन सभी का मीनिंग सेम है, ठीक है। LI LD कैसे चेक करेंगे? बता दिया, नंबर ऑफ वेक्टर के इक्वल मीन्स LI, लेस तो LD। स्पैन का आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा। स्पैन का मैंने आपको बता दिया, पॉसिबल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, यस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ, ये बात आपको समझ आ गई कि जितने भी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे पॉसिबल वो हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इस केस में? तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि थ्योरी हमारे एग्जाम में इतनी HPSC में नहीं आनी, थ्योरी का इतना ज्यादा यूज नहीं है हमारा, डायरेक्ट ना क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम आएगा ज्यादा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे हम खुद से एक एग्जाम्पल लेके चलने लग रहे हैं, 1 2 और आयोटा। मैंने ये एग्जाम्पल लिया S, और मैं पूछने लग रही हूं ये जनरेट सेट है V का। देखो अगर ये सेट था एक, समझना इस कंसेप्ट को, 1 और आयोटा ले लिया तो ये सेट था, और एक ये सेट था, ये सेट भी तो मेरा पूरे A प्लस आयोटा B टाइप्स के टर्म्स को बना सकता है ना। अब आप पूछोगे कैसे? देखो इसमें हम लिखते A प्लस B 2B प्लस C आयोटा, है ना, और यहाँ पे लिख देंगे A प्लस B आयोटा। अब वेक्टर R से आए या C से आए फर्क नहीं पड़ता। मान लो वेक्टर R से आने लग रहे हैं, तो R से A ले लिया 0, B ले लिया 1, C ले लिया 1, तो 2 प्लस आयोटा, है ना। अब आप बोलते हो, देखो एक चीज समझना, आपने बोला हमें ना 8 प्लस
11 आयोटा चाहिए है। आप लोगों ने बोला 8 प्लस 11 आयोटा को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाओ, है ना। तो देखो अब आयोटा तो सिर्फ इससे आएगा, तो मुझे यहां से 11 चाहिए, 11 आयोटा। तो मैं आर के पास जाऊंगी और बोलूंगी भाई स्केलर जो गामा है ना 11 आ जा तू मेरे। हम गामा के पास ओनली वन चॉइस है, क्या 11। गामा को 11 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 11 आयोटा आ गया, गामा को 11 पुट कर दिया। अब देखो अल्फा प्लस 2 बीटा का सम ना 8 चाहिए है, 8 चाहिए तो अल्फा को क्या पुट करो, 4 पुट कर दो, बीटा को 2 पुट कर दो, 8 आ गया। यस, अल्फा को 2 पुट किया, अल्फा को 4 प्लस बीटा को कितना पुट किया 2 प्लस, है ना, आ गया ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8 और 11 8 आ गया। एक चॉइस ये भी थी, बीटा को 0 पुट कर देते, अल्फा को 8 पुट कर देते, तब भी डायरेक्ट आ जाता, या फिर अल्फा को 0 पुट कर देते, बीटा को 4 पुट कर देते। तो देखो कितनी चॉइस आने लग रही है। यहाँ पे 4 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे 8 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 4 पुट किया, और भी चॉइस आ जाएगी क्योंकि स्केलर आर से आने लग रहे तो रूट में ले आएंगे इस टाइप की टर्म कि ये √2 ले ले, यहाँ पे कुछ ले ले, है ना। लेकिन ये जनरली सी ये तो टर्म आने ही लग रही है हमारे पास। तो देखो कितनी चॉइस आने लग रही है। अब इस वाले सेट पे जाते हैं ए प्लस आयोटा बी पे, और हम इसको जाके बोलते हैं भाई 8 प्लस 11 आयोटा चाहिए। तो हमें बी का फिक्स पता चलने लग रहा है कि बी तो 11 ही लेना पड़ेगा और ए 8 ही लेना पड़ेगा। एक चॉइस 8 आ गई ना। अब इतने बड़े सेट से भी ये बनने लग रहा था, और ये छोटे से छोटे सेट जो a प्लस बी आयोटा ये छोटा सेट लिया ना, इससे भी हमारे ये बनने लग रहा है ना। तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि रिड्यूस करने से इस सेट में से अगर एक एलिमेंट हमने रिमूव भी कर दिया तब भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना a प्लस आयोटा बी, सी बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा जनरेट हो जाता है। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ने लग रहा है यहाँ पे कि चॉइस कितनी आने लग रही है, कि यहाँ पे एक ही चॉइस आई, यहाँ पे इतनी सारी नहीं। चॉइस का मैटर नहीं है, हमने जस्ट ये बोला था आपको कि 8 प्लस 11 आयोटा को आप लिख के दिखा दो, तो इससे भी लिख के दिखा दिया और इस वाले सेट से भी। तो हमें ये थोड़ी ना चाहिए है, हमारे अब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं जैसे मान लो एग्जाम में हमारे, तो हमें ये मतलब थोड़ी ना होता है अगर हमारा एक आंसर निकल जाता है तो हम ये अगर एससीक्यू क्वेश्चन है और आंसर हमारा निकल गया तो हम ये थोड़ी ना सोचते हैं वहां पे कि और गलत क्यों हुए है, यही ठीक क्यों हुआ। हम एग्जाम में तो यही सोचते हैं ना कि आंसर हमारा मान लो बी आ गया तो हम जल्दी बी लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बाकी के लिए नहीं सोचते ना। तो सेम यहाँ पे वही चीज होने लग रही है कि सेट इतना बड़ा था, इस सेट से भी हमारा काम चलने लग रहा है, तो हम इस पे क्यों जाएंगे जब हमें आंसर इससे मिल गया। तो हम तो अपना काम इजी करना चाहते हैं ना कि टफ। इससे जाएंगे, इतनी चॉइस मिलने लग रही है, ठीक है, बट चॉइस का कोई फर्क नहीं है ना, क्योंकि आंसर चाहिए था वो यहां से भी आ गया हमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज होती है। अब ये जो सेट होता है ना इसको रिड्यूस करके ये बना दिया, और इस सेट की मैं पूछने लग जाऊं, ये दोनों सेट है ना, ये वाला और ये वाला, अगर मैं इनको पूछने लग जाऊं कि ये LILD है या ये LILD है ओवर आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो 1 और आयोटा है, 1 और आयोटा है ओवर आर, 1 प्लस आयोटा कभी भी 0 नहीं होगा, है ना, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि आर से तो आयोटा आएगा ही नहीं, जब तक ये आयोटा नहीं आएगा तो कॉम्बिनेशन 0 नहीं बनेगा। तो ओवर आर तो ये हो गए LI, है ना। अब जैसे ये सेट था, अब ये सेट जो है ना 1 और आयोटा ये LI है, ये भी LI है, लेकिन 1 और 2 तो LD हो गए ना ओवर आर, है ना। 1 और 2 वाला सेट है ओवर आर, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी -1 से 0 आ जाएगा। तो यहां से जो कंसेप्ट मैं आपको बताने लग रही हूँ ना वो क्या है ये समझना। ABC टाइप के एलिमेंट्स थे, A और C LI आ गए, A और B भी LI आ गए, लेकिन B और C जो है ना वो LD आ गए, कोई भी एक पेयर। तो ये कंप्लीट सेट ना क्या हो जाता है, LD हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो हिंदी इंग्लिश मैथ था, आप हिंदी इंग्लिश में मिला के आपके 50 प्लस नंबर आ गए, इंग्लिश
और मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ था ना, ये हिंदी इंग्लिश मैथ। देखो हिंदी और मैथ में उन्होंने बोला आपको क्राइटेरिया, एक एग्जाम दिया आपने, उन्होंने बोल दिया जिसके हिंदी प्लस मैथ में 50 प्लस है ना वो पास है। तो हिंदी प्लस मैथ में आपके प्लस 50 प्लस आ गए, आप पास हो गए। इंग्लिश मैथ में आपके 50 प्लस आ गए, आप पास हो गए। लेकिन हिंदी इंग्लिश में आपके 50 प्लस नहीं आए, आपके 50 प्लस नहीं आए। और टेस्ट जो भी था उसका क्राइटेरिया यही था कि दो दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना आपके सभी में 50 प्लस आने चाहिए। लेकिन एक सेट ऐसा मिल गया आपका कि 50 प्लस नहीं आए, आप जो उनकी रेंज थी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप तो फेल हो गए ना। तो सेम यहाँ पे चीज होने लग रही है हमारी कि एक भी अगर एलडी आ जाता है ना सेट में वेक्टर, तो वो सेट कंप्लीट एलडी हो जाता है। उसको फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं 1 और आयोटा तो एलआई था तो कंप्लीट सेट एलआई है। तो इस चीज को आप समझने की ट्राई करना। जैसे सिंपल बात है, हम कोई भी किसी क्लास में एग्जाम देने लग रहे हैं, 5 सब्जेक्ट थे, 4 में पास हो गए, एक में हमारी री आ गई, तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं पास हो गए, या ये बोलते कंप्लीट फेल हो गए। हम क्या बोलेंगे, री बोलेंगे? नहीं। अगर वो आपसे रिजल्ट पूछने लग रहा पास और फेल, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे वहां पे कि री आई है। तब तो आप वहां पे जब ऑप्शन ही 2 है आपके पास, पास या फेल, तो आप फेल बोलोगे, पास नहीं बोलोगे ना। तो सेम यहाँ पे ऑप्शन 2 ही है, या तो एल आई या फिर एल डी। तो एल आई नहीं है तो क्या हो गई, ये डायरेक्ट एल डी हो गए। ये नहीं बोलेंगे कि 1 to एल डी है, नहीं, कंप्लीट सेट एल डी है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अभी उसके बाद देखो, वो क्वेश्चन ना ऐसे ही पूछेगा हमसे एग्जाम में कि ये बेसिस है या नहीं है। तो देखो जैसे ना उसने फील्ड दे रखी है ओवर सी ओवर आर, ठीक है फ्रेंड्स, सी ओवर आर फील्ड दे रखी है यहाँ पे। ये सेट दे दिया 2 और 3 आयोटा। इसने पूछने लग रहा है ये इसका बेसिस बनेगा या नहीं बनेगा। तो बेसिस के लिए मैंने आपको बताई 2 चीज, एल आई 2 और 3 आयोटा। यस एल आई है ओवर आर है ना, क्योंकि आर में तो आयोटा टाइप की टर्म होती ही नहीं है, तो एल आई हो गए। सेकंड जनरेटिंग सेट 2 प्लस 3 आयोटा से पूरा कॉम्प्लेक्स सी फील्ड वो दे रखा है ना वेक्टर, तो 2 प्लस 3 आयोटा से कंप्लीट सेट जनरेट हो जाएगा। यस कंप्लीट सेट जनरेट हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी आयोटा, कोई भी आप 2 3 आयोटा की हेल्प से कोई भी नंबर पूछने लग जाए। जैसे हमारा सेट था 2 और 3 आयोटा, है ना, 2 और 3 आयोटा सेट है, और वो हमसे बोल दे 15 प्लस 80 आयोटा बनाओ, तो 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा बीटा। तो देखो 2 अल्फा इज इक्वल टू 15, तो अल्फा इज इक्वल टू 15/2 ले लेंगे, और 80 इज इक्वल टू 3 बीटा, तो बीटा को ले लेंगे 80/3। यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 15/2 प्लस 3 आयोटा इंटू 80/3। 2 से 2 कैंसिल 15 प्लस 3 से 3 कैंसिल 80 आयोटा। तो अल्फा 15/2 ले लिया, बीटा 80/3 ले लिया। अब ओवरफील्ड आर थी, तो आर में तो इस टाइप के 15/2 80/3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो देखा हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो ये जनरेट करने लग रहा है। जनरेट का मतलब ही यही है कि वो जो बोल ले ना वेक्टर की, इसको वेक्टर सी बोला था इसने यहाँ पे, तो ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन को जनरेट करने लग रहा है 2 3 आयोटा। ये कोई भी नंबर दे दो हम उसको जनरेट कर देंगे। मान लो इसने बोल दिया √2 प्लस 18 आयोटा बना के दिखाओ इसकी हेल्प से। तो देखो आप कैसे लिखोगे, √2 प्लस 18 आयोटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा बीटा। कंपेयर करो रियल को रियल से, 2 अल्फा इज इक्वल टू √2, तो अल्फा इज इक्वल टू √2/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा ना। ये अल्फा को ले लो 1/√2, 3 आयोटा 3 बीटा इज इक्वल टू 18, बीटा को ले लो 6, तो ये आ जाएगा सेट। तो कोई भी चॉइस, कोई भी एलिमेंट दे दो आप कॉम्प्लेक्स प्लेन का, हम उसको जनरेट कर सकते हैं। चॉइस है हमारे पास फील्ड से, मतलब जो स्केलर है वो आर से आने लग रहे हैं। तो ये होता है जनरेट, कि वो कंप्लीट जो वेक्टर देता है ना उसको जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे अभी एक एग्जांपल देखो, 2 आयोटा और 3 आयोटा दे दिया, एल आई एल डी चेक करते हैं, 2 आयोटा और 3 आयोटा ओवर आर, फील्ड मैटर करती है यहाँ पे, ओवर आर बताना है। तो देखो 2 आयोटा अल्फा 2 आयोटा प्लस बीटा 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, अल्फा 2 आयोटा इज इक्वल टू -3 बीटा आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 बीटा, अल्फा इज इक्वल टू -3/2 बीटा। बीटा को 1 लिया, बीटा को 1 लिया,
अल्फा कितना आ गया -3/2। आर से चॉइस है, आर में वेक्टर 1 भी होता है -3/2 भी होता है, तो अल्फा को ले लो 1, बीटा को ले लो -3/2, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ गया 0 आ गया, तो एल आई तो नहीं हुए, ये क्या आ गए एल डी आ गए। बेसिस चेक करना था हमें, बेसिस फर्स्ट कंडीशन क्या होती है बताओ, एल आई है या एल डी, एल आई होता है बेसिस के लिए, एल आई और स्पैन करना चाहिए, एल आई तो नहीं है तो ये बेसिस ही नहीं होंगे, स्पैन तक जाएंगे ही नहीं हम, है ना। और सेकंड चीज ये तो समझ आ गया कि ये एल आई नहीं थे एल डी थे, बेसिस नहीं बनाएंगे, लेकिन सेकंड चीज हम खुद देखते हैं कि ये स्पैन करेंगे या नहीं करेंगे, SPAN स्पैन करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो कैसे चेक करोगे, देखो अब मैंने आपको बोल दिया कि 2 बना के दिखाओ, क्या बता रहा है मैंने आपको, मैंने बोला जो ये सेट है ना इससे 2 बना के दिखाओ, तो कैसे बनाओगे, अल्फा 2 आयोटा प्लस बीटा 3 आयोटा इज इक्वल टू 2, है ना, यही है। अब कंपेयर करो, रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं, रियल पार्ट है ही नहीं, आयोटा हमेशा प्रेजेंट रहेगा, अल्फा बीटा कुछ भी ले लो, आयोटा तो हमें हमेशा प्रेजेंट रहेगा, है ना, समझे कुछ। अब आप बोलोगे क्यों रहेगा प्रेजेंट, क्या पता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए ये प्रेजेंट ना रहे, क्यों भाई, क्योंकि 2 बना ही नहीं सकते ना, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी अब आप बोलोगे अल्फा को आयोटा ले लो, ठीक है ले लिया मैंने आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस करके -2 आ गया, प्लस बीटा बोलोगे 0 ले लो, तो 2 कभी -2 के इक्वल नहीं होता ना। अब आप बोलो बीटा को भी आयोटा ले लो, चलो बीटा को भी आयोटा ले लेती हूँ, तो -3 आ गया, 2 तो फिर भी नहीं आया, या -5 इज इक्वल टू 2। अब आप बोलोगे नहीं हम है ना ऐसा कर लेते हैं, अल्फा को ना माइनस आयोटा ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन बात पता है क्या है, अब यहाँ पे ओवरफील्ड आर चलने लग रही है, तो आर से तो जो मैं आपको बोलने लग रही थी आयोटा ले लो 3 आयोटा ले लो, तो ये बच्चों के दिमाग में आता है जल्दी से कि आयोटा ले लेते हैं हो जाएगा, लेकिन फील्ड आर है, आर में तो आयोटा होता ही नहीं है, ओवर सी होती तो ये क्या हो जाता, बना देते हैं हम इसको, लेकिन ओवर आर हम इसको नहीं बना सकते, ओवर आर 2 3 आयोटा से हम 2 या 5 कोई भी रियल नंबर नहीं बना सकते, मैंने बोला कोई भी रियल नंबर, मैंने ये नहीं बोला कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर a+2 आयोटा ये इस टाइप का है ना, लेकिन रियल नंबर अगर 1 पूछने लग जाऊं तो 1 बना दोगे, नहीं बना सकते हम, ऐसी कोई चॉइस ओवर आर आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ओनली इमेजिनरी नंबर है हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। देखो जैसे अभी और क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये बोलने लग रहा है बेसिस होगा या नहीं होगा, एल आई, यस दिस इज एल आई, क्यों, क्योंकि a 1 प्लस आयोटा प्लस b 1 माइनस आयोटा, कोई ऐसा नंबर लेके आ सकते हो क्या कि उसका रियल तो इक्वल रहे और इमेजिनरी में माइनस आयोटा आ जाए, तो मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे जब तुम, तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, a की कंडीशन आई, और जब स्केलर सारे 0 हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एल आई हो जाते हैं, समझे। जब एल आई एल डी चैप्टर क्या था तब मैंने बताया था स्केलर नॉट ऑल 0 तो एल डी, और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा और स्केलर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 सिर्फ स्केलर 0 से बनने लग रहा ना तो एल आई, तो यहाँ पे ये एल आई आ गए। जनरेटिंग सेट, यस कोई भी इनकी डायमेंशन 2 है, कोई भी वेक्टर बता दो आप, रियल बता दो इमेजिनरी बता दो, कुछ भी वेक्टर बता दो, हम इनको जनरेट कर सकते हैं, तो ये जनरेटिंग भी हो गया एल आई भी हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे बेसिस हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। जैसे एक वेक्टर मैंने यहाँ पे लिख रखा है 4 प्लस 5 आयोटा, हमने बोल दिया 4 प्लस 5 आयोटा को जनरेट करके दिखाओ इनकी हेल्प से, तो कैसे करोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, अब a प्लस बी इज इक्वल टू 4 a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू 9 आ गई, 2a इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू 9/2, और फिर y की वैल्यू जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं -1/2, इनके a की जगह पे 9/2 लिख दो, b की जगह पे -1/2 कर दो, यहाँ पे पुट करोगे यही आ जाएगा मेरा 4 प्लस 5 आयोटा, करके देख लेना आप खुद, तो ये बेसिस बन जाएंगे। यस एल आई भी हो गई, जनरेटिंग सेट भी हो गई, दोनों चीज हो गई तो बेसिस हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा बेसिस कि बेसिस कैसे निकालते हैं, वो बेसिस से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेंथ वाला। अब जो बात आती है ना वो आती है हमारी डायमेंशन की, कि बेसिस तो पता चल गया एल आई होते हैं जनरेटिंग सेट होते हैं निकाल लेंगे, लेकिन वो बाद में ना बेसिस की डायमेंशन पूछता है। तो चलो अभी लास्ट जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है इसमें डायमेंशन ऑफ बेसिस। बेसिस वो डायरेक्ट
इस टाइप का ही पूछेगा, बेसिस से पूछेगा तो वो बेसिस में ऐसा वो इतना ज्यादा लेंथ ही नहीं पूछेगा। डायमेंशन से आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, डायमेंशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है वो हमसे कि डायमेंशन बताओ इस सेट की क्या होगी। तो जब हम देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करने लग रहे थे, वहां पे मैंने आप लोगों को डायमेंशन वाला कंसेप्ट बताया था, है ना। डायमेंशन मैंने बताई थी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, और उसी को बोल देते हैं नलिटी, और वो हो जाती है n माइनस आर। रैंक आर क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की रैंक, n क्या होती है नंबर ऑफ कॉलम। ये चीज जो तो थी ये हमने पढ़ ली थी, लेकिन अभी वो वेक्टर्स में पूछने लग जाएगा कि डायमेंशन बताओ, तो वो कैसे करेंगे हम चेक, चलो देखते हैं वो कैसे करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसे अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए सब स्पेस W ऑफ R5। अब आप लोगों को R5 का मैंने मतलब आपको बताया था ना, R5 मीन्स टप्पल, 5 टप्पल हो, इज जनरेटेड बाय वेक्टर्स दिस। एक R5 है जो इन वेक्टर से जनरेट होने लग रहा है, और हमें उसकी बतानी है डायमेंशन, उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो कैसे करेंगे अब हम इसको, तो देखो अब ना इस क्वेश्चन को करने के दो वे है जो ये दे रखे ना। अब हमें पता है टप्पल R5 से आएंगे, तो देखो या तो इनको रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज लिखो। रो वाइज लिखोगे ना तो जो रैंक आएगी वही क्या हो जाएगी हमारी डायमेंशन, ठीक है। और अगर कॉलम वाइज पुट करने लग रहे हो आप, तो जो n माइनस आर होगी ना वो हो जाएगी डायमेंशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से रिजल्ट ये होता है हमारा कि अगर वेक्टर दिए हुए ना उनको आप कॉलम वाइज पुट करने लग रहे हो तो n माइनस आर जो आएगी वो डायमेंशन होगी, और अगर रो वाइज पुट करने लग रहे हो तो जो रैंक आती है वही हमारी डायमेंशन हो जाती है। देखो जैसे इस क्वेश्चन को ना दोनों वे से करेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम वाइज 1 1 1 2 3 1 2 माइनस 1 माइनस 2 1 3 5 माइनस 1 माइनस 2 5 3 6 माइनस 3 माइनस 6 3, ठीक है। ये कॉलम वाइज लिखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं रो वाइज 1 1 1 2 3 1 2 माइनस 1 माइनस 2 1 3 5 माइनस 1 माइनस 2 5, ये रो वाइज है। रिड्यूस करो चलो 1 1 1 2 3 R2 माइनस R1 करेंगे 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 3 0 5 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 5 माइनस 9 माइनस 4, अगेन R3 ये करेंगे 2 R3 माइनस 2 R2 0 0 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 2 0 माइनस 4 प्लस 4 0 माइनस 8 प्लस 8 0 0। तो देखो रैंक कितनी आई यहाँ से 2 रैंक आ गई ना, तो हमने यहाँ पे लिख दी रैंक ऑफ, ये मैट्रिक्स ए दे दी, इसका नाम है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखना अभी आप, मैंने क्या बताया था, रैंक इज इक्वल टू डायमेंशन। तो जो ये वेक्टर थे ना इनकी डायमेंशन पूछने लग रहा था वो हमसे, तो हमने रो वाइज निकाल लिए थे ना ऐसे, तो हम बोल देंगे डायमेंशन 2 है। कॉलम वाइज और देखते हैं, मैंने कॉलम वाइज क्या बताया, रैंक निकालो और n माइनस आर करेंगे, तो 1 1 3 3 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 3 2 6 माइनस 3 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 2 माइनस 2 0 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 3 माइनस 3 0 1 माइनस 3 माइनस 2 5 माइनस 9 माइनस 4 3 माइनस 9 माइनस 6। अब देखो 1 1 3 3 0 1 2 3, इसका डबल टाइम है, माइनस 1 को जब माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 है ना 0। ये 4 टाइम्स है, 1 इंटू 4 4 2 इंटू 4 8 3 इंटू 4 12, तो ये भी 0, और ये 2 टाइम्स है, ये भी 0। तो रैंक इस मैट्रिक्स कितनी आई, रैंक यहाँ पे आई है 2। मैंने बताया n माइनस आर, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, है ना। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और ये हमारी क्या होगी डायमेंशन होगी। तो फ्रेंड्स
अब आप बोलो कॉलम वाइज पुट करेंगे, रो वाइज पुट करेंगे, डजेंट मैटर, आपको बस रूल पता होना चाहिए। अगर रो वाइज पुट करने लग रहे तो जो रैंक का वही डायमेंशन हो जाएगी, कॉलम वाइज पुट करने लग रहे तो n-r से जो आएगा वो डायमेंशन हो जाएगी। यहाँ से भी 2 आई, यहाँ से भी 2 आई, तो डिपेंड आप पे करता है आप कैसे करोगे, इस वे से करोगे या इस वे से करोगे। यहाँ पे क्या हमें पता कैसे चला, क्योंकि इसने R5 बोल रखा था, टप्पल R5 से ले, तो रो वाइज लिख लो, बेस्ट है। फ्रेंड्स अब देखो, पता है हमारी ना कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं, डायमेंशन होती है, जैसे हमने बेसिस निकाले थे ना, तो आप बोलोगे मैम बेसिस कैसे चेक करेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दो। हाँ मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें स्पेशल बेसिस एंड डायमेंशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो होगी, उसमें वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन, इन सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बट फ्रेंड्स पता है हमारी ना कुछ डायरेक्ट वो होती है डायमेंशन, उसमें डायमेंशन अगर हमें किसी की स्टैंडर्ड पता है ना तो बेसिक चेक करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जब किसी चीज के हमें डायमेंशन पता होती है ना तो हम उसको जस्ट LILD चेक कर लेते हैं और वहां से हम क्या बोल देते हैं कि ये बेसिस होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ना बहुत सारे रिजल्ट है कि मैक्सिमम LI सेट, वो हमारे काम के नहीं है। बस मैं आपको डायरेक्ट एक थ्योरम बताऊंगी, आपको थ्योरम के कुछ याद नहीं करना ना प्रूफ करना, बस उससे आपको ये इंट हो जाएगी कि किसी भी चीज को बेसिस चेक करना है तो हम डायरेक्ट उसको LI और LD चेक कर लेंगे, LI LD चेक किया बता देंगे बेसिस है या नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स ये वीडियो ना ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं इसमें इतना ज्यादा कंसेप्ट डायमेंशन वाला नहीं लेके आने लग रही है। अभी आपके पास बेसिस के क्वेश्चन देखते हैं 2-3, उसके बाद स्टैंडर्ड, पहले डायमेंशन देख लेते हैं उसके बाद बेसिस देखते हैं, क्योंकि डायमेंशन पता है तो बेसिस चेक करना हमारे लिए इजी होएगा, है ना। तो देखो चलो स्टैंडर्ड में कुछ डायमेंशन देखते हैं, जैसे R और R जो होता है, अभी मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था, R² मीन्स 2 टप्पल, R³ मीन्स 3 टप्पल, R4 मीन्स 4 टप्पल, है ना, वो हमें पता है। लेकिन अब वो डायमेंशन डायरेक्ट ये बोले ना कि R ओवर R डायमेंशन, तो फ्रेंड्स इसकी जो डायमेंशन होती है ना R ओवर R वो होती है 1, C ओवर C भी हमारी होती है 1, Q ओवर Q भी होती है 1। मैंने आप लोगों को इनके स्टैंडर्ड बेसिस बताए थे। R ओवर R जब करते हैं हम तो उसमें चले जाते हैं सिंगलटन, इसमें एलिमेंट तो होता है 1 सिंगलटन टाइप का, है ना। और बेसिस की बात करें ना तो इसमें ऐसे जाते हैं 1 0 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0, है ना, ऐसे चलते जाते हैं, कभी रुकते नहीं है ये, फिर 0 0 1 थर्ड टप्पल, है ना, ऐसे जाते हैं। R ओवर Q की बात करें, ये वेक्टर स्पेस बनता है हमारा, लेकिन इसकी डायमेंशन ना इनफाइनाइट होती है, ठीक है, ये याद रखना आप। C ओवर R की डायमेंशन ना 2 होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किसी भी क्वेश्चन में। C ओवर R की 2 क्यों होती है? क्योंकि जब C ओवर R को हमें बनाने के लिए ना एक तो स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 तो चाहिए ही होते हैं, उसके साथ साथ ना हमें आयोटा टाइप के बेसिस भी चाहिए होते हैं कि 1 0 0 0 आयोटा, फिर सेकंड टप्पल जैसे 0 1 0 0 है तो 0 0 0 आयोटा भी तो चाहिएगा ना सेकंड टप्पल बनाने के लिए, तो इसकी डायमेंशन होती है हमारी 2, और C ओवर Q की डायमेंशन होती है इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 डायमेंशन याद हो गई। C ओवर C, R ओवर R, Q ओवर Q तो होती है हमारी 1, R ओवर Q, C ओवर Q होती है इनफाइनाइट, C ओवर R हो जाती है हमारी 2। उसके बाद C N ओवर C, देखो अब N उसने दे दिया ना ऑलरेडी, जैसे मैं जब बताती थी आपको R2 मीन्स 2 टप्पल, तो C N ओवर मीन्स N टप्पल, तो डायमेंशन हो गई N। C N ओवर R सेम, C ओवर R हो या C N ओवर R हो, डबल होती थी डायमेंशन, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे हो जाएगी 2n, ठीक है, क्योंकि 1 1 1 n टाइम वो और आयोटा भी वाले आएंगे ना, तो n 1 वाले आएंगे, n आयोटा वाले आएंगे, तो 2n हो जाएगी डायमेंशन। Rn ओवर R की n हो जाएगी Rn ओवर Q, और Cn ओवर Q की हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। ओवर Q तो ओनली Q की 1 होती है, बाकी सबकी इन्फिनिटी होती है, ठीक है। Q n था तो n हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो आगे, जैसे ये था, अब मैट्रिक्स की डायमेंशन पूछता है ना वो हमसे, mn, जितना मैट्रिक्स का साइज होता है ना वही डायमेंशन हो जाती है। इसका साइज m क्रॉस n मतलब 2 क्रॉस 3 था ना, तो डायमेंशन हो जाएगी हमारी 6, यानी कि mn ओवर c था, ओवर r होगा तो सेम है, c ओवर r है तो c में r का डबल हो जाता है, तो 2mn हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना आपको कि जहां पे भी c ओवर r आ जाए ना, cn ओवर r आ गया, mn c ओवर r आ गया, 2n, यहाँ पे मतलब n फिक्स नहीं है तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, n था तो 2n, यहाँ पे 2mn, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो पोलिनोमियल, pn c ओवर c,
पोलिनोमियल में हमें पता है जो n डिग्री की पोलिनोमियल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्म तो n+1 होती है ना, कांस्टेंट भी तो होता है ना। जैसे अब मैं बोलूं 2 डिग्री की पोलिनोमियल बनाओ कोई भी, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे ना 1 + 2x + 2x², तो टर्म कितनी आई, 3 आई ना, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है n+1। सेम काम ओवर आर था तो 2 टाइम्स n+1 हो जाएगी। पी एन आर ओवर आर, डायमेंशन आर ओवर आर पे n+1 हो जाएगी। पी एन सी ओवर क्यू और ओवर आर पे इंफिनिटी, ओवर क्यू तो कोई भी हो इंफिनिटी रहनी है, ठीक है। अभी देखो आप बोलो, मैं आपको पूछने लग जाऊं पी एन सी ओवर सी का क्या मतलब है फ्रेंड्स, तो पोलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, और जो एंट्रीज है ना, जो कोफिशिएंट है, जैसे a0 + a1x + a2x², ये पोलिनोमियल है। तो फ्रेंड्स जो a0 a1 a2 है ना वो ओवर सी से आने लग रहा है, तो हमारी पोलिनोमियल ऐसे भी हो सकते हैं आयोटा + आयोटा x², ठीक है। ये मतलब है इस चीज का कि एंट्रीज जो है ना वो सी से आने लग रही है। जरूरी नहीं आयोटा ही हो, क्या पता 2 आयोटा आ जाए या फिर ओनली 1 आ जाए, 1 रियल के साथ कॉम्प्लेक्स तो है ही, तो ये बात है। आर में हर कोफिशिएंट के पास ना 2 चॉइस हो जाएगी कि वो 1 भी ले सकते हैं उसको, आयोटा भी ले सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। पी एन सी ओवर आर n+1। अब देखो ये चीजें पता चलेगी, उसके बाद आता है पी सी ओवर सी। पी सी पोलिनोमियल है सी की, तो पी सी ओवर सी कितना हो जाएगा, सेट। पी सी का मतलब अब आप बोलोगे पोलिनोमियल तो डिग्री फाइनाइट, हाँ डिग्री फाइनाइट होती है, लेकिन पोलिनोमियल का जो सेट है यहाँ पे ये नहीं दे रखा ना कितनी पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल तो कितनी भी हो सकती है, तो डायमेंशन इंफिनिटी, पी सी ओवर क्यू भी इनफाइनाइट, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा समझने की ट्राई करना, पी सी सेट है ये पोलिनोमियल का सेट, ना कि एक अकेली पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री फाइनाइट होती है, यस डिग्री फाइनाइट होती है हमारी, लेकिन सेट ऑफ पोलिनोमियल तो इनफाइनाइट होता है ना, एक सेट में कितनी भी पोलिनोमियल आ सकती है ना ओवर सी, एक फिक्स, 2 फिक्स, 3 फिक्स थोड़ी ना होती है कि 10 ही पोलिनोमियल आएगी ओवर सी, 10 20 आएगी, है ना, कितनी भी आ सकती है। तो ये स्टैंडर्ड थे, इनको आप याद कर लेना। क्यों करना, क्योंकि देखो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी और वहां पे ना जब बेसिस चेक करना होगा हमें कि ये बेसिस है या नहीं है, तो मैं डायरेक्ट LILD चेक करूंगी। मैं वहां पे फिर जो हम स्पैन या जनरेटिंग सेट देखते थे ना वो चेक नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट स्टैंडर्ड डायमेंशंस पता होती है। कुछ हम टाइम सेव करते हैं एग्जाम में, ये नहीं होता भाई बेसिस के लिए ना मैं तो इसको जनरेटिंग सेट चेक करके देखूंगी, सेट होगा नहीं होगा, क्यों टाइम वेस्ट करने लग रहे हो, सेव टाइम करूं। तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट वो क्वेश्चन ना ऐसे भी पूछ सकता है, CN ओवर C की डायमेंशन n दे देगा, 2n दे देगा, 4n दे देगा, इंफिनिटी दे देगा, तो आपको पता होनी चाहिए CN ओवर C की डायमेंशन n होती है। बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इन चीजों को सीरियसली नहीं लेके चलोगे ना और क्वेश्चन फिर एग्जाम में ट्राई करोगे तो फिर होना नहीं है वो, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है इनको एक बार ना 5 मिनट भी नहीं लगनी है, याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और याद करने की भी नीड नहीं है, डायरेक्ट पता चलने लग रहा है। सिर्फ एक कंसेप्ट याद करना, वो क्या करना है कि C ओवर R की 2 होती है, n हो गया तो 2n हो जाएगी। पोलिनोमियल में n+1 होती है टर्म, तो R था तो 2n+1 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो कुछ क्वेश्चन है जिनमें हमें चेक करना है बेसिस है या नहीं है। एक दो मैं करती हूँ, एक दो आपको देती हूँ, और जो फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम करेंगे डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन होगा जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है। तो देखो अभी बेसिस के क्वेश्चन करते हैं 2-3। देखो फ्रेंड्स जैसे ये क्वेश्चंस है, इसमें क्या दे रखा है, अब मैंने आप लोगों को बता दी C ओवर R की डायमेंशन कितनी होती है। डायमेंशन हमें पता है C ओवर R की 2 होती है, तो जिस भी सेट में 2 वेक्टर है वो जनरेटिंग सेट तो हो जाएगा, तो जनरेटिंग सेट हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जिस भी सेट में 2 से ज्यादा वेक्टर है ना तो वो हम उसको काट देंगे, वो LI हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो अभी देखते हैं। देखो जैसे डायमेंशन 2 थी, हमें LI और LD चेक करना है। जस्ट 2 + 3 आयोटा को चेक करो, LI है या LD है। 2 के किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलती, 2 की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके क्या हम 2 + 3 आयोटा बना सकते हैं। R से आने लग रहा है हमारा स्केलर, 1 2 3 100√2 1/√2 इस टाइप का नंबर आएगा। आयोटा तो कभी बना ही नहीं सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये LI हो जाएगा। डायमेंशन 2 थी तो जनरेटिंग सेट भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बेसिस हो जाएगा। ये बेसिस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये LD सेट आ गया। मैंने बताया था ना 2 और 3 तो R से ओवर R, तो ये क्या हो जाएंगे LD हो जाएंगे। जब सेट में एक भी एलिमेंट्स का जो पेयर है वो LD तो कंप्लीट LD, तो ये बेसिस नहीं होगा।
ये बेसिस होगा, है ना। 3 1 प्लस आयोटा सेम ये वाली चीज है। नंबर चेंज कर देने से क्या फर्क पड़ता है, डायमेंशन 2 थी, 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कभी भी आयोटा नहीं लेके आ सकते, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अलाई हो जाएगा। इसको ये मैंने बताया था आपको, फिर से ट्राई करना, ये भी ट्राई करना आप। एक दो क्वेश्चन चलो और दे देती हूँ, उनको भी आप ट्राई करना। जैसे ये दे दिया tan 1 प्लस आयोटा, फिर मैंने एक आपको वेक्टर दे दिया 2 और मैंने दे दिया यहाँ पे √2, और जो ये वाला वेक्टर है ना, ये ओवर क्यू और ओवर आर बताना आपको बेसिस होगा या नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये बेसिक सी चीजें थी, ये क्वेश्चन में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन आपने इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखा होगा। फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, एक मैट्रिक्स दे दी M2 क्रॉस 2 की, उनका जनरेट होने लग रही है इनसे, और उनके बेसिस एंड डायमेंशन बतानी है। तो कैसे बताओगे, स्टेप देखना बस आप क्या करने लग रहे हैं। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स सॉरी वीडियो ज्यादा लेंथी हो गई, मैं करना नहीं चाहती थी बट क्या करूं, समझ नहीं आता कितना एक्सप्लेन, आपको पता है कितना भी एक्सप्लेन कर लो लीनियर अलजेब्रा में वो कम है ना। तो देखो ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ABCD है। अब मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको, जब हमने वेक्टर स्पेस सब स्पेस किया था तब बताया था कि मैट्रिक्स हो, पोलिनोमियल हो या टप्पल हो, उनको एज ए टप्पल ट्रीट करते हैं हम, है ना, और उनको कॉलम वाइज पुट करते हैं। तो 1 -5 -4 2, सेम इसको लिख देंगे 1 1 -1 5, 2 -4 -5 और 7, 1 -7 -5 और 1, ये मैट्रिक्स आ गई। इसने बोला बेसिस डायमेंशन। अब देखो हमने कॉलम वाइज पुट किया है, तो मैंने डायमेंशन का अभी लास्ट में क्वेश्चन किया था, डायमेंशन कितनी हो जाएगी n -r, है ना। और बेसिस हम निकालेंगे, बेसिस कहां से निकलते हैं, जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल आएंगे ना उनकी वैल्यू पुट करके निकालते हैं। देखो हमने जब क्या किया था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की थी, तो वहां पे हम जो फ्री वेरिएबल आता था उसको वैल्यू देके कुछ निकालते थे ना वेक्टर्स, वही बेसिस होते हैं हमारे फ्रेंड्स। वहां पे आपको कंसेप्ट नहीं पता था इसलिए मैंने वहां पे बेसिस की टर्म नहीं यूज की थी। अब हमें बेसिस पता चल गया है, पूछने लग रहा है तो हम बेसिस बताएंगे कैसे। इसको सोल्व करते हैं, चलो इसकी रैंक निकालते हैं। 1 1 2 1, 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 4, ये भी 6 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, है ना। अब इसको क्या किया, ये -4 था यहाँ पे, -4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो ये 3 आ जाएगा, 8, ये 3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 -2 3, 7 -4 3, 1 -2 -1। अब देखो इसकी क्या निकालनी है, हमें रैंक की निकालनी है ना, तो 0, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 3 3 -1 3 3 -1 3 3 -1, तीनों ये तो रो इक्वली होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट, 0 0 0। अब देखो डायमेंशन, डायमेंशन कितनी आ गई इसकी, n -r, 4 वेक्टर थे 1 2 3 4 और 4 -2 करके 2, तो डायमेंशन 2i मींस फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल 2। कोई इसकी नलिटी पूछने लग जाए वो भी 2 आएगी, क्यों आएगी, रैंक नलिटी थ्योरम से, रैंक 2 प्लस नलिटी 2 इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं ना, तो रैंक 2 नलिटी 2, नलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, वही डायमेंशन होती है ना फ्रेंड। देखो 3 4 कंसेप्ट एक साथ होते हैं, नलिटी बोल दो, फ्री वेरिएबल बोल दो, या फिर डायमेंशन बोल दो, बात सेम है, फ्री वेरिएबल। ठीक है, देखो अब डायमेंशन तो बता दी मैंने, इसकी कितनी आई 2, बेसिस बताने, कैसे बताने हैं, इसको x y z t मान लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस t इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगी मेरी 3y प्लस 3z माइनस t इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने आपको बताया था चॉइस होती है, t को ले लो 0, दो फ्री वैल्यू, डायमेंशन 2 है तो बेसिस 2 ही आएंगे ना, तो देखो t को ले लो 0, t को 0 लिया, हम लास्ट से चलते हैं, z को ले लिया 1, z को 1 लिया, t को 0 z को 1, y कितना आ गया मेरा -1, जब इसमें पुट कर देंगे ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -1, ये तीनों उठा के इसमें पुट कर दो, x -1 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो एक टप्पल तो ये आ गया बेसिस, -1 -1 1 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो t को ले लो 1, z को ले लो 0, t को ले लो 1, z को ले लो 0, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर x प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा मेरा
3 और 1 4, -4/3, तो -4/3 ये आ जाएंगे हमारे इसके बेसिस। अब वो क्वेश्चन में क्या करेगा, बाय में ना हो तो पता क्या करता, 3 से मल्टीप्लाई कर देगा इस बेसिस की, तो -4 1 0 और 3, वो इस टाइप से भी लिख के दे सकता है। तो ये तो हम कैसे भी कर सकते हैं। बेसिस जो है कभी भी यूनिक नहीं होते, ये रिजल्ट होता है बेसिस नॉट यूनिक। क्यों? क्योंकि फ्री वेरिएबल आते हैं, हमारे पास चॉइस होती है। जैसे मैंने इसमें टी को 0 लिया था, टी को मैं क्या पता डायरेक्ट 1 ले लेती, क्या पता टी को 3 ले लेती, जेड को भी 3 ले लेती, तो चॉइस इनफाइनाइट है हमारे पास, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस जब लेते हैं ना हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो हम यही करते हैं कि जो टी को 0 ले लिया, जेड को 1 ले लिया, फिर y की वैल्यू निकाल लेते, तीनों को उसमें पुट कर दिया, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये इजी होता है कि एक बार जैसे 2 फ्री वेरिएबल आए तो इसको 0 ले लो, इसको 1 ले लो, लास्ट वाले से पीछे वाले से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी सीक्वेंस ये थी ना x y z t, है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले t को ले लेंगे 0, z को 1, फिर z को 0, t को 1। कभी कभी वो ऐसे कर लेता है कि y को 0, तो वो ना हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि y 0 कैसे आया, y को 0 पुट करने से ही तो 0 आएगा ना, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के मैं आपको देती हूँ, उनको आप ट्राई करना। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया नहीं था ना, अभी डायरेक्ट दे देती तो आप करते कैसे इसको। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देंगे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, उसको भी आप प्रैक्टिस करना। इसमें से एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो कोई भी क्वेश्चन कराने लग रही हूँ मैं जैसे 4th करा देती हूँ, आप 1st 2nd 3rd का आंसर खुद बताना कमेंट करके। इसमें क्या बोल रखा है, डिटरमाइन वेदर और नोट द फॉलोइंग सेट बेसिस ऑफ R3। R3 मींस डायरेक्ट डायमेंशन कितनी है, 3, है ना। Rn ओवर R की डायमेंशन होती है n, तो 3 था तो 3 डायमेंशन। अब वेक्टर कितने, 3, तो LILD डायरेक्ट चेक कर लेंगे, 2 4 -3 0 1 1 0 1 -1, है ना। इसको चेक कर लो, 2 4 -3 0 1 1 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो -2, डायमेंशन कितनी आ गई, 3 ही आ गई, है ना। रैंक 3 आ गई, वेक्टर 3 थे तो LI हो गए, डायमेंशन 3 थी, हमें जनरेटिंग सेट चेक करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। सेम इनकी आप रैंक निकाल लेना, देखना 3 वेक्टर 3 है तो रैंक 3 के इक्वल आई तो वो बेसिस हो जाएगा, जिसकी रैंक 3 के इक्वल नहीं आई वो बेसिस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चेक करना इसको। देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, मैंने इसमें बोल रखा आपको फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ PR। अब देखो 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 मतलब सॉरी t क्यूब t स्क्वायर t + 1, है ना। UVW 3 वेक्टर दे दिए। पॉलिनोमियल कितने डिग्री की, ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है ना। 1 t स्क्वायर t क्यूब, ये बेसिस जब बनते हैं तो ये कितने उसके बेसिस बनते हैं, t क्यूब जो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसी के तो ये बेसिस बनते हैं ना। तो हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स में पुट करेंगे, आपकी मर्जी है, ऐसे पुट करो या फिर टी क्यूब वाले फॉर्म से पुट करो, फर्क नहीं पड़ता। इसने टी क्यूब से स्टार्ट कर रखा है तो आप ऐसे लिख देना इसके बेसिस, टी क्यूब t स्क्वायर t और 1, पहले 1 2 -2 1 लिख लेना, फिर 1 3 -3 4 लिख लेना, फिर 2 1 -7 लिख लेना, इसकी रैंक निकाल लेना, और फिर सेम जैसे बेसिस हमने फ्री वेरिएबल से टी को पुट करके निकाल लेते हैं ना, वैसे निकाल लेना, और इसके बेसिस कमेंट करके बताना क्या आएंगे। फ्रेंड्स, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके, क्योंकि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2 से 3 आने हैं इस चैप्टर से, तो वो नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है और फिर इतनी देर तक कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के कमेंट से। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, और इस चैप्टर के जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो पे कमेंट भी कर दिया करो, और आप लाइक भी करना कमेंट वीडियो को, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।